देहात की अक्सर लड़कियां अपने इलाके के मशहूर आदमी से मुतासिर रहती हैं। उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर उनको अपना आइडियल बना लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि पुलिस की चीरा दस्तियों से सिर्फ वही एक शख्स उन्हें और उनके कुंबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। मीरन ने भी ख्वाजा सरवर के बारे में सुन रखा था कि वो बड़े दिल गुर्दे का आदमी है, बेहतरीन घड़सवार और आला दर्जे का शिकारी है। अपनी आन पर मर मिटने वाला, कमज़ोरों का भी दस्त रास्त था। गरज इस शख्स के किस्से हम जोलियों से कुनवे की मंडेर पर सुनकर मीरन ने इसको अपने ख्वाबों में बसा लिया था। वो एक गरीब घराने की उनपढ़ देहाती लड़की थी। वो सरवर को हासिल नहीं कर सकती थी, ताहम सोते जागते इसके तसव्वुर में उसका पर तो रहता था। हालांकि इसने उस सोहने सजीले गभरू के मुआशकों के किस्से भी सुन रखे थे, लेकिन उन किस्सों से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वो ज़बरदस्ती तो किसी की बहू बेटी को उठाकर नहीं ले गया था। जो खुद उसकी पनाह में जाने को राजी होती, वो इसको पनाह देने से के पत्ता ही ना था। फिर से उनके वारिसों की फिक्र ना होती कि ये लोग इससे डरते थे। इस तरह इसकी 3 बीवियां में पहली बीवी इसकी अपनी खानदान की चचाजाद शरीक हयात, जो इससे 8 सालों में बड़ी थी, और बाकी दोनों छपे 26 साल की यानी इसकी हम उम्र थी, जिनको वकाली करके उनके लवाहिकीन कत्ल कर रहे थे, तो वो भागकर उसकी पनाह में आ गई थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। लहज़ अलिफ सरवर ने उनकी रजामंदी से उनके साथ निकाह कर लिया था। ये लड़कियां जब भागकर उनकी पनाह में आईं तो उनके वर्सा सरवर के पास अपना मामला लेकर आए और मुंसिफी चाही। उनके नज़दीक मुंसिफी ये थी कि उनकी भागी हुई लड़कियां उन्हीं के हवाले कर दी जाएं, ताकि वो इनको बदचलनी की सज़ा के तौर पर जहन्नम वासिल करके अपनी गैरत की आग को लड़कियों के खौफ से ठंडा करें, या फिर उनको किसी दूर दराज इलाके में फ़रोख्त कर आएं। लेकिन ख्वाजा सरवर ने यह इंसाफ किया कि लड़कियां मुनमांदे दामों खुद खरीद लें और फिर उनसे निकाह कर लिया। 2 जिंदगियां बचाकर उनको इज्जत की जिंदगी देना भी कुछ लोगों के नज़दीक एक एहसन कदम था, वरना देहाती कब उनको जान से मारे बगैर छोड़ने वाले थे। लोग इससे डरते थे, लिहाजा लड़कियों के वर्सा को ख्वाजा सरवर से सुलह करते ही बनी। ये तो साबित था कि वो किसी की बहू बेटी को ज़बरदस्ती या मैली नज़र से देखकर उठा लाने का कायल न था। कोई सुंदरी खुद से इस पर फरिफ्ता हो जाती तो उसकी निस्वानी जज्बात का मान रखना भी वो अपनी मर्दानगी के लिए लाजिम समझता था। इस किस्म के कुछ मुआशक़े मौसूफ के बारे में मशहूर थे, लेकिन मीरन का इससे क्या लेना देना। वो इसके ख्वाबों का शहजादा था, मगर शादी तो इसकी उम्मीदों से तय थी। देहात में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती हैं। मीरन ने भी 70 साल में कदम रखा तो बाप ने इसको अपने चचाजाद के सुपूत मदों से ब्याह दिया, जो बहुत ज्यादा खुशहाल न था। वो 2 वक्त की रोटी इसको खुला सकता था। अपने से भी हल्के घर में डोली से उतरी तो उसके ख्यालों के महल रह गए। वो शादी के बाद ज़हनी तौर पर सख्त ना आसूदा जिंदगी बसर करने लगी। इसके ख्वाबों में वही शहजादा रहता था जिसकी तारीफें नदी पर पानी भरती लड़कियां करती थीं। ख्वाजा सरवर का इलाका गाजी घाट से दूसरी जानिब 10 मील परे था। दरमियान में चनाब का पानी घुस आया था, लेकिन आस का पाट एक छोटी नदी के बराबर रह जाता था। इसको हम दरिया की ज़ैली शाख कह सकते हैं, ताहम इसको तीर कर ही पार किया जा सकता था। एक शाम मीरन की अपने शौहर से लड़ाई हो गई। ममदो एक तो इसको भाता ना था, ऊपर से रोग जमाता था। मीरन की नफासत पसंद तबीयत को इसके पसीने से डूबे कपड़ों की बो बर्दाश्त न होती थी। वो सारा दिन धूप धूल मिट्टी में कामक के रात को थका हारा आना तो बगैर कपड़े तब्दील किए खाट पर पिसर जाता और सर पर सरसों का कड़वा तेल चुपियर लेता। सर की मालिश करवाने के बाद वो मीरन से कहता, अब मेरे पैरों को तेल लगा, बहुत दर्द हो रहा है। इसको मुमिदों की यह फरमाइश बिल्कुल भी अच्छी ना लगती। वो कहती, उफ, तेल की तीखी बू से मीर अदम घटता जाता है। कम अज कम तेल तो थोड़ा लगा आकर बदन पर सारी बोतल बा लेता है। मालिश हम जैसे मजदूरों के लिए बहुत ज़रूरी है, दिन भर की थकन दूर हो जाती है। वो कहता, इस शख्स को मालिश का चस्का था। दिन भर की लादी से इसके बाजू, कमर और पिंडलियां अकड़ जाते थे और उनमें रट पड़ जाते थे। बेशक वो सुबह सवेरे नहा धोकर काम पर जाता। सुबह सवेरे नहाना इसका मामूल था, लेकिन रात को तेल में नहाकर सूना भी उसका मामूल था। मीर इनको इसका ये मामूल गवारा न खस।
वो नाक चढ़ाती तो वो कहता, लगी तो नहीं जानती 2 वक्त की रोटी कमाने को मुझे कितनी मेहनत करना पड़ती है। अगर तुझको मनोवजन उठाना पड़े तो तू जाने, दिन भर माल की ट्रकों पर लादी से मेरा अंग अंग दुख जाता है और बदन चूर चूर हो जाता है। इस रोज मीरन ने मालिश करने से इनकार दिया तो लड़ाई हो गई और वो बकता झुकता बगैर कुछ खाए पिए ही सो गया, मगर मीरन की नींद आ गई। उसने भी रात का खाना न खाया, देर तक अपने नसीबों को रोती रही, ये सोच कर कि अब तमाम हयाती ही इसको तीले की सड़ी बिसांड के साथ गुजारनी पड़ेगी। पहले जब उनकी किसी बात पर लड़ाई होती तो वो मद्दाल से कहती कि अगर तूने मुझे तंग किया तो मैं ख्वाजा सरवर के पास चली जाऊंगी और इससे तेरी शिकायत कर दूंगी, फिर वो अब ही तुझको मज़ा चखू देगा। हाँ हाँ कह दे, मैं नहीं डरता इससे, उसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मुम्मीदो जानता था कि ये दीवानी ना समझ ऐसा गुस्से में कहती है। भला कब है ये इसके डेरे पर जाकर मेरी शिकायत करने वाला, और भला वो क्यों हम मियाँ बीवी के मामलात में आकर टांग उड़ाएगा। इस रात भी मीरन ने इसे यही धमकी दी थी, जिस पर वो बोला कि हाँ जा, इसकी पनाह में जाकर बैठ जा। जानती है ना कि वो पनाह में आने वाली औरतों से शादी रचा लेता है, तो तू भी कर लेना इससे शादी, शायद तो चाहती भी यही है। तभी मीरन के जी में क्या साई कि उसने शौहर का ट्रेन खोला और उसका धुला हुआ जोड़ा निकालकर पहन लिया। अगरचे करता ढीला और थोड़ा सा नाप में लंबा था, मगर काम चिल्लाना था। सर पर पगड़ी रख वो रात की तारीकी में अकेली घर से निकल पड़ी। सरवर का गांव 10 मील पर था, मगर दिल में जब लगन लगी हो तो दूर की मंजिल भी सामने नजर आती है। शौहर की बात तो इसके दिल में शिगाफ डाल चुकी थी। बुरे दिल से वो रात के वक्त पैदल तनहा बियाबान में चलती रही। जब भी मदों से लड़ाई होती थी वो यूं नहीं रोक डालने को इससे कहती थी कि अब अगर तूने मुझसे लड़ाई की तो मैं तेरी शामत बिला ख्वाजा सरवर जमींदार से शिकायत कर दूंगी। वो तुझको जेल के अंदर करो देगा, तब तू जानेगा कि मीरन की उबला है। जाकर दे शिकायत, मैं नहीं डरने का किसी से। वो हमेशा यही जवाब देता था, लेकिन आज वाकई मीरन ने वही कर दिखाने की ठान ली जो कि वो कहा करती थी। आज सचमुच वो मदों की शिकायत करने ख्वाजा सरवर की बस्ती की तरफ चल दी, वो भी रात के वक्त। जाने ये जुर्रत इसमें कहाँ से आ गई थी, जबकि ऐसा तो उसने सोचा भी न था कि जिस धमकी से वो मदों को महज धमकती है कभी इसको पूरा करके भी दिखा सकती है। रस्ते में रेत का सहरा और ढेलों भरी जमीन भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। राह में आए नदी नाले और दरिया को भी उसने तीर कर पार कर लिया। खेत खलियान और सुनसान मैदान पार करने के बाद बिलाखिर अजान से जरा पहले वो ख्वाजा सरवर की बस्ती में पहुंच गई। सरवर ख्वाजा चार पाई डाले अपने डेरे पर सो रहा था। जरा देर को तो वो इसका चेहरा तकती रही, फिर सोचने लगी कि कहाँ ये इतना हुसैन, मगर खूबसूरती में भी किसी से कम तो नहीं। मीरन को अपने हसन पर इतना तो एतमाद था कि वो किसी मर्द से ठुकराई नहीं जा सकती। थोड़ी देर मबहूत खड़ी रहने के बाद बिलाखिर उसने आगे बढ़ाकर सोते हुए सरवर का कंधा हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। चांदनी की रोशनी में नहाई एक हुसैन व जमील औरत इसके सामने खड़ी थी। कुछ साहतें उसको समझने में लगी। जब होश दुरुस्त हुआ तो पूछा, तो कौन है, इस वक्त यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है। मैं मीरन हूँ, दरिया पार से तुम्हारे पास फरियाद लेकर आई हूँ। किसके बारे हैं फरियाद लाई है इस वक्त। मधु के बारे में, वो मुझे डांट डपट से हरासा रखता है, कभी तो मारता भी है और मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। सरकार अब ही बताओ कि क्या कोई इंसान बना इज्जत के जी सकता है। रस्ते में गीदड़ सुअर कुछ कितने जानवर होते हैं, क्या तुझको डर नहीं लगा। डर? अगर लगन सच्ची हो तो किसी शय से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो रस्ते में ऐसा कोई जानवर मिला ही नहीं जिससे डर लगता। वहां सिवाय खामोशी और सुनसान रास्ते के और कुछ था ही नहीं। तुम दरिया पार से आई हो, क्या कुश्ती पर दरिया पार किया था। मैंने मशकील से पर तीर कर दरिया पार किया है। मुझको दरिया पार करने की बीच आती है। जी, ख्वाजा सरवर ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये औरत जुर्रतमंद और दलेर ही नहीं है, खौफ और बेबाक भी है। इन एक बख्तों ने तो कमाल कर दिया। ठीक है, सुबह होने को है तो उधर सामने कमरे में कुछ देर आराम कर ले।
थोड़ी देर में यहाँ नौकर बेली आ जाएंगे। वो तेरे नाश्ते पानी का इंतजाम कर देंगे। इसके बाद मैं तुझको घर भेज दूंगा और वहां ही तेरी फरियाद सुनूंगा। यहाँ दोपहर के बाद बस्ती के मर्द आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए तेरा उधर रुकना भी ठीक कहीं। मीरन कमरे में चली गई, जहाँ चारपाई पड़ी थी। पानी का जन गिलास और कुछ फ्रूट भी रखे थे। मीरान ने पानी पिया और चारपाई पर लेट गई। वो इस कदर थकी हुई थी कि इसको लेटते ही नींद आ गई। नमाज के वक्त ख्वाजा सरवर ने वुजू किया और करीबी मस्जिद चला गया। वहां से डेरे पर लूट आने की बजाय घर चला गया। बड़ी बीवी को माजुर्रा बयान करके कहा कि तुम मुलाजमा भेजकर इस औरत को घर बिलवाओ जो इस वक्त डेरे पर है। शायद बहुत थकी हुई थी। पैदल तवील सफर किया है रात भर। इसको नाश्ता करा देना। मैं किसी काम से साथ वाले गांव जाऊंगा। 2-4 घंटे बाद लूट उड़ेगा, तभी आकर इस औरत का हाल अहवाल सुनूंगा। ये हिदायत देकर ख्वाजा सरवर रवाना हो गया। वापस आया तो दोपहर के 12 बज रहे थे। अपने कमरे में थोड़ी देर आराम किया, अखबार देखा, फिर औताक में चला गया। अपने मुलाजिम से कहा कि इस औरत को औताक में ले जो परले गांव से आई है। फरियादी है और दादरसी चाहती है। हम इसका मसला सुनना चाहते हैं। मुलाजिम मीरन को लेकर हाजिर हुआ तो ख्वाजा सरवर ने सवाल किया, हाँ बेउगाहे वाली, अब बता अपना मसला। सरदार जी, मैं कहाँ बेउगाहे वाली, मैं तो नसीबों फूटी हूँ। अगर भगवान होती तो क्या इस तरह सारी रात में जंगल ब्याबान गुजरती तुम्हारे दर की फरियादी होती। ठीक है बीबी, तो भगवान ना सही मगर बड़ी दलेर और हिम्मत वाली है, वरना इस तरह की उर्तिका निथा जंगली जानवर ओहे भरे इलाके से गुजर कर यहाँ आना मुमकिन ख्याल नहीं कर सकता। अब अपना मसला बताओ। मीरन ने अपनी रूदाद इसके गोश गुजार कर दी। ठीक है, मैंने सुन लिया और जान भी लिया कि तुम मजलूम है, लेकिन तुम्हारा आज का झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं हुआ है। शौहर थक हार आए तो बीवी को इसकी खिदमत गुजारी करना ही पड़ती है। तेरे शौहर ने कुछ ऐसा गलत हुक्म नहीं दिया था कि तू घर से ही निकल पड़ी। अब मेरी सलाह यह है कि वापस अपने घर को लूट जा, यही बेहतर है। सरदार जी, अगर मुझको वापस लूटना होता तो मैं आती ही क्यों। मैं वापस अब ना जाऊंगी। ममदो ने मुझे ऐसी बात कह दी है कि मेरे दिल में शिगाफ पड़ गया है। उसने कहा है कि तू जाकर ख्वाजा सरवर की पनाह में बैठ जाता कि वो तुझसे बयारी चले। अच्छा, तो तब आप चाहती क्या है। मैं आपकी पनाह में बैठ जाना चाहती हूँ। इसके सिवा मेरी खुद, अगर आपने मुझको पनाह ना दी तो फिर मुझको दरिया में फेंक दे या जंगली जानवरों के आगे डल दे, लेकिन जिधर से निकली हूँ उधर मोड़ कर ना देखूंगी। औरत के मजबूत लहजे से इसके पर यकीन अज़्म का इजहार होता था। सरवर की जहां दीदा नजरों ने पहचान लिया कि मीरन कोई मामूली औरत नहीं है। अगर इसको बेआस करके वापस किया तो ये घर ना जाएगी बल्कि दरिया में छलांग लगा देगी। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, अच्छा ठीक है, तो तैयार रहा। मैं तुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचाता हूँ। जंगल बियाबान का पैदल सफर करके एक तन्हा औरत ने आज इसकी मर्दानगी को ललकारा था। उसने दरख्त के तने से बंधा हुआ घोड़ा खोला, अपने साथ मीरन को बिठाया और अपने एक जमींदार दोस्त के पास रवाना हो गया। इस दोस्त का नाम काले खान था। मीरन को काले खान के हवाले करके ख्वाजा सरवर ने कहा कि ये मेरी अमानत है, उसकी हिफाजत तेरा फर्ज है। मैं अभी वापस जा रहा हूँ, चंद दिनों में लूट कर आऊं सहेगा और इसको ले जाऊंगा। काले खान ने मीरन को अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया और कहा कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, इसका ख्याल रखना। उस वक्त उसकी बड़ी बेगम भाई के घर गई हुई थी, लिहाजा काले खान ने मीरन को अपनी छोटी बेगम यानी दूसरी बीवी के हवाले किया था, जो काफी नीज औरत थी। वो कराइन से भाप गई कि मामला सादा नहीं है। मीरन बहुत खूबसूरत थी। काले खान की बीवी ने इससे 2-4 मीठी बातें की और माजरा पहुंचा तो इसने मनो अंसारी राम कहानी सुना दी। मेज़बान खातून के दिल में ख्याल आया कि ख्वाजा सरवर एक वजी और खूबर वजवान है। यकीनन इसने इस औरत को नहीं वरगोला, बल्कि ये खुद इसके पीछे भाग कर आई है। इसके दिल में ये ख्याल भी आया कि इसकी आड़ में कहीं उसका शौहर ही ये खेल ना खेल रहा हो। इस ख्याल आते ही औरत की रिवायती जलसुन ने इसका अंग अंग जलाना शुरू कर दिया।
100 टन पहले थी और ये दूसरी न जाने कितनी मुद्दत के लिए आई थी। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि इसका भाई बाज खान आ गया। इसने जो इतनी हुसैन और नौखेज लड़की को देखा तो उसकी राल टपक पड़ी। कौन है ये? उसने सोचा। फिर बहन को कुरेदा और अपनी पसंद से भी आगाह कर दिया कि अगर गैर शादीशुदा है तो मेरे साथ इसकी शादी करो दे। बहन तो पहले ही खौफ और बदगुमानी के समंदर में डुबकियां लगा रही थी, भाई की इस फरमाइश पर खिल उठी। बोली, जरा हालात मालूम कर लूं तो तेरे हवाले करती हूँ। थोड़ा सब्र से काम ले। बीवी ने काले खान से मीरन के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इसने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, मुझे नहीं मालूम कब वो आकर इसको ले जाए। फिलहाल तो मीरन को यही रहना है। जब 4 माह तक ख्वाजा सरवर न आया तो मीरन बेकरार हो गई। उधर काले खान की बीवी को भी खतरा महसूस होने लगा कि कहीं काले खान इससे शादी ना कर ले। जब मीरन जैसी खूबसूरत बिलाघर में हो तो काले खान जैसे जमींदारों के बदलने में देर नहीं लगती। इस बीबी ने अपने खदशात का भाई से जिक्र किया तो इसने और जलती पर तेल का काम किया। 2-4 बातें झूठी सच्ची गढ़कर उसको खूब डराया। औरत कच्चे कानों की थी, डर गई। सोचा कि मीरा बेसही कहता है। पानी पिलों से गुजरने से पहले ही इसको कहीं किसी थान के खूंटे से बांधने का बंदोबस्त कर देना चाहिए। उसने भाई से कहा, अगर ये तुमको पसंद है और तुम शादी करना चाहते हो तो बेशक इसको ले जाओ, मगर इस अमर के लिए उसे राजी करना तुम्हारा काम है। आपा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद मीरन को राजी कर लूंगा। देख लेना, ये खुशी खुशी पीछे चलती जाएगी, तुम पर कोई आंच ना आएगी। बेफिक्र हो जाओ। काले खान मुकदमे की पेशी के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मौका मुनासिब देखकर बाज खान ने मीरन से कहा, बीबी अभिनवकर ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया है कि ख्वाजा सरवर ने तुमको नीले बीट वाली बस्ती में बुलाया है, जहां वो तुमसे निकाह करेगा। इसी बस्ती में इसके जिगरी दोस्त मुश्ताक का डेरा है। इसने ही निकाह का इंतजाम किया है। ख्वाजा खुद इधर नहीं आ सकता। अगर तुमको इसके साथ निकाह मंजूर है तो काले खान या उसके घर वाले तुमको नीली बेट पहुंचाने का इंतजाम कर देंगे। मीरन का तो सार वजूद इस खुश खबरी के सुनने का मुंतजिर था। उसने कहा, हाँ मुझे मंजूर है, मगर कब जाना है और किसके साथ जाना है ये तुम आपा से पूछ लो। मैं तो फारिग नहीं हूं, कल जरूरी काम से शहर जा रहा हूं। चालबाज खान ने बेजारी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ही काले की बीवी ने मीरन को बताया और बोली कि आज शाम को तुमको उन्होंने बुलवाया है। काले खान तो आया नहीं है। मैं बाज खान के साथ तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। और कोई काबिल एतबार बंदा नहीं है। बाज खान को भी कल शहर पहले जाना है, लिहाजा आज रात वो तुम्हें तीली बीट की बस्ती पहुंचा सकता है। ठीक है। मीरन जो इतने दिनों से घुटन का शिकार थी, उतावली होकर बोली और जल्दी जल्दी कपड़े बदल बाल संवार कर तैयार हो गई। काले की बीवी ने इसको चांदी के कुछ जेवरात दिए, कहा कि निकाह होने जा रहा है, फिलहाल तुम ये पहन लो। ख्वाजा निकाह के बाद सोने के जेवरात तुमको खुद पहनू देगा। और मधु का क्या होगा? इसके साथ मेरा इनकाह बाकी है। यह कानूनी मामलात सुलझाने में ही तो सरवर मसरूफ था। अब तलाकनामा ले लिया है तो ही तुमसे निकाह कर रहा है। बाकी बातें तुम खुद इससे मिलकर पूछ लेना। बेचारी मीरन काले खान की बीवी पर एतबार करती थी। इसी एतबार की वजह से वो बाज खान के साथ चली गई। काफी दूर घोड़ी पर सफर करने के बाद बाज खान इसको एक मकाम पर ले आया, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक ख्वाजा सरवर का नामो निशान ना था। इसने अपनी अमानत इसलिए जिगर दोस्त काले खान के सुपुर्द की थी कि वो निकाह के बगैर किसी औरत को छूना न चाहता था और नहीं चाहता था कि मेरून को अपने पास रखने के बाद इससे कोई गलती हो जाए। इसको मदवावर उसके बाप से मामला तय करने थे। इनसे तलाकनामा लेने के बाद ही वो मीरन का जायज़ वारिस बन सकता था। यूं ताखीर हो गया और काले खान की बीवी ने मामले को समझे बना मीरन को अपने लिए खतरे की घंटी समझकर अपने भाई के सपरदाल कर दिया। मीरन धोखे में लटकर बाज खान की बीवी बन गई। वो घर से निकल चुकी थी, अब वापस लूटना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। 2 दिन बाद जब काले खान शहर से लूटा और उसको पता चला कि उसके दोस्त की अमानत बाज खान ले उड़ा है तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया।
उसने बीवी से कहा कि बेशक वो घर छोड़कर आई थी और तुम्हारे ख्याल में अच्छी औरत न थी, लेकिन वो मेरे दोस्त की अमानत थी। वो दोस्त जो मुझ पर भरोसा करता है। तुमने मुझको ख्वाजा सरवर के सामने शर्मिंदा किया है। अब वो कभी मुझ पर एतमाद न करेगा। इस जुर्म में मैं तुमको तलाक देता हूँ। यूं एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से वफादारी निभाने की खातिर अपनी बीवी को तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। मीरन तो बाज खान के साथ बुरी भली जो जिंदगी मिली गुजारने लगी, लेकिन बाज खान की बहन मुतलका होकर मैं के महल्ले में हमार उगिराना इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता था। चूँकि वालिद साहिब हर किसी के काम आते, तभी यहाँ सब लोग उन्हें झुककर सलाम करते थे। इसी सबब महल्ले वाले मेरे भाई रऊफ़ को भी दिल से अजीज़ रखते थे। रऊफ़ में अबू वाली खुसूसियात थी। वो दूसरों के दुख दर्द में शरीक हो जाता और बुजुर्गों के साथ एहतराम से पेश आता था। अख्तर साहिब मुद्दत से हमारे पड़ोसी थे और उनकी बेटी सजीला से मेरी दोस्ती थी। वो हमारे घर आती रहती। सौम्य और मेरे वालिदैन ही नहीं, मेरा भाई रऊफ़ भी उसका बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर आकर वो जो काम बताती फौर अगर देता। वो एक बालिहाज और बामुरव्वत लड़का था। सजीला के उम्मी या अबू जब काम होता इसी को अपने घर बुला लेते और वो इनकार न करता। वो इसको औलाद की तरह चाहते थे। उन्हीं अच्छी आदत के सबब सजीला रऊफ़ को पसंद करती थी। अक्सर मेरे सामने रऊफ़ की तारीफ करती। मुझे लगता कि वो मेरे भाई से लगा रखती है। वो बचपन से ही हमारे साथ स्कूल जाती थी। 9वीं जमात में हम दोनों रऊफ़ के साथ ही एक बस में पढ़ने जाते। अगरचे अब भाई ने मैट्रिक पास कर लिया था और कॉलेज जाता था, लेकिन उनका कॉलेज भी हमारे स्कूल के करीब ही था। लिहाजा हम तीनों एक बस में सफ़र करते। मैं और रऊफ़ भाई दोनों पढ़ने में होशियार थे, लेकिन सजीला इतनी होशियार न थी। वो अंग्रेज़ी की ग्रामर और हिसाब के सवालात अक्सर हमसे पूछ कर करती थी। हिसाब का कोई सवाल अगर मुझे ना आता, मैं भैया को बुला लेती और वो इसे समझा देते। कभी ऐसा भी होता कि वो रऊफ़ भाई को अपने घर बुलाकर उनसे अंग्रेज़ी पढ़ लेती। रऊफ़ सजीला को कभी कभी इसके घर जाकर पढ़ाता। इस बात का इल्म किसी तौर महल्ले के लड़कों को हो गया। वो इस वजह से रऊफ़ से जलने लगे। एक रोज़ में सजीला और रऊफ़ भाई स्कूल से लौट रहे थे। इस बस में हमारे महल्ले के चंद और भी लड़के थे। सजीला ने भाई से कहा, रऊफ़ आज तुम थोड़ी देर के लिए शाम को मेरे घर आना, मैंने तुमसे सवाल समझने हैं। ये बात सजीला के पीछे बैठे हुए लड़के ने सुनी। जब हम बस से उतरे, इस लड़के ने मुझसे पूछा, सजीला ने तुम्हारे भाई को घर क्यों बुलाया है? वो किसी और को भी बुलाती है क्या? नहीं तो मेरे भाई के सिवा किसी को नहीं बुलाती। भैया ज़रा तेज़ चल रहे थे, इसलिए वो हमसे आगे जा रहे थे और मैं आहिस्ता चल रही थी, तो ही इस लड़के को मुझसे बात करने का मौका मिल गया। लड़के के इस तरह सवाल करने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसको डांटा, क्यों, क्या तुमको मेरे भाई से कोई तकलीफ है? उसका नाम एहतशाम था। इसके घर भी सजीला और उसके घर वाले आते जाते थे, क्योंकि वो उनके मकान के दाएं तरफ का पड़ोसी था, जबकि बाईं तरफ के पड़ोसी हम थे। दरमियान में अख्तर अंकल का मकान था। शायद एहतशाम के दिल में सजीला के लिए कोई मर्ज था। उसने मेरे भाई से हसद शुरू कर दिया। उसने घर जाकर अपनी बहन फिरोज़ा से कहा कि सजीला से तुम्हारी दोस्ती है और वो रोज़ रऊफ़ को अपने घर बुलाती है। ये बात ठीक नहीं। तुम इसको इस अमर से रोको और फिर इसके साथ दोस्ती छोड़ दो। इसी दिन फिरोज़ा सजीला के घर गई और इससे कहा, सजीला, तुम्हें पता है कि रऊफ़ तुम्हारे बारे में महल्ले के लड़कों से कैसी बातें कहता फिरता है? वो बोली, नहीं तो तुमको पता है तो बता दो। इस पर फिरोज़ा कहने लगी, वो मेरे भाई से कहता था, आजिला घर में अकेली है, इसलिए उसने मुझे अपने घर बुलाया है। तौबा वो ये बुरी बातें महल्ले के सब लड़कों से कहता फिरता है। सजीला, तुम इसको रोको, दूर ना बदनाम हो जाओगी। ये सुनकर सजीला का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगी, फिरोज़ा, कसम से मैंने तो इसको सवाल समझने के लिए बुलाया था, ये सरासर झूठ है। मैं इससे पूछूंगी। सुबह जब बस में सजीला को मिली तो इसका मूड सख्त आफ था। इसने मुझे और रऊफ़ को देखते ही मुंह फेर लिया, तो मैंने मजाकना इससे कहा,
क्या आज तुमको घर में किसी ने मारा है? वो इतनी नाराज थी कि मेरी जानिब देखना भी गवारा न कर रही थी। बड़ी समाजत के बाद इसने अपने खफा होने की वजह बताई और एहतशाम की बहन फिरोज़ा के कहे हुए अल्फाज दोहराए, जिनको सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, सजीला सुनो, आज तक मैंने या मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं कही। अब अगर तुम फिरोज़ा के झूठ पर यकीन करके हमसे नाराज होती हो तो हो जाओ। घर आकर मैंने रऊफ भाई को बताया। उनको बहुत दुख हुआ। कहने लगे, आज से हम सजीला के घर नहीं जाया करेंगे। इसके बाद हमने इसके साथ दोस्ती खत्म कर दी। यूं वो फिरोज़ा के ज्यादा करीब हो गई। ये दोनों एक दूसरे के घर ज्यादा आने जाने लगी और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन स्कूल से जब हम वापस आ रहे थे, बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिससे मीर अबे रऊफ, जो बस की छत का डंडा पकड़े खड़ा था, अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और जिधर सजीला बैठी थी इसकी सीट से जा टकराया। इसने घूर कर भैया को देखा। सजीला के साथ फिरोज़ा बैठी थी। वो अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। इसके हाथ में रसाला था जो उसने मेरे भाई के सर पर दे मारा और शोर मचाने लगी कि जानबूझकर लड़कियों पर गिरते हो, तुमको शर्म नहीं आती? चाहिए तो ये था कि इस वक्त सजीला सच कह देती कि रऊफ मुझ पर जानबूझकर नहीं गिरा है, बल्कि वो अचानक बस की ब्रेक लगने से लड़ खड़ा है। लेकिन वो चुप रही। लड़के मेरे भाई को लानत मलामत करने लगे। कुछ अच्छे लड़कों ने बीच में पड़कर मामला रफ दफ करवा दिया। मैं इस वाकया की चश्मदीद गवाह थी कि मेरे भाई का कोई कसूर न था। मुझे बहुत दुख हुआ था सजीला की बेहिस्सी देखकर। बस से उतरते ही मैंने भाई से कहा, तुम क्यों खामोश रहे? तुमने क्यों नहीं कहा कि ब्रेक लगने से ऐसा हुआ है और तुम्हारा कोई कसूर नहीं था? छोड़ो उन फजूल बातों को। रऊफ ने जवाब दिया, अजीब बात यह हुई कि बस जब घर के करीब इकरार की तो सजीला रोने लगी। मेरी बातचीत इससे बंद थी, वरना उसे मज़ा चखा देती। खैर, हम शराफत से खामोश रहे और घर के अंदर चले आए बगैर कुछ कहे सुने। शाम को जब सजीला के अबू घर आए तो इसने अपने बाप को कहा कि रऊफ बस में इसके साथ बदतमीजी करता है और आज भी जानबूझकर वो मेरी सीट के साथ खड़ा था और बहाने से मुझे परा गिरा था और उसके दोस्त इसहाक ने भी मुझे बुरा भला कहा था। असल बात यह थी कि ये एक सोचा समझा वार था। सजीला को फिरोज़ा ने सिखाया था कि यह अच्छा मौका है, तुम अपने अबू से कहकर रऊफ को मज़ा चखा सकती हो। ये मौका हाथ से मत जाने दो, वरना ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर कौन बाप खामोश रह सकता है? ताहम अंकल अख्तर शरीफ अलनफ्स और ठंडे मिजाज के इंसान थे। वो झगड़े को पसंद नहीं करते थे। रऊफ को भी अच्छी तरह जानते थे कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तभी खुद शिकायत लेकर आने की बजाय अपनी बीवी को हमारे घर भेजा के जाकर पता करो कि असल बात क्या है। आंटी हमारे घर आए। उन्होंने मुझसे और भाई से पूछा। हमने बताया कि यह सरासर झूठी बात है। रऊफ बस की छत का डंडा पकड़कर खड़े थे। अचानक ब्रेक लगने से तवाज़ुन बरकरार न रहा तो सीट पर झक गए जहां सजीला बैठी थी। वो जानबूझकर नहीं गिरे। बात बस इतनी ही है। सजीला की उम्मी सुनकर चली गई। उन्होंने घर जाकर खावंद को समझा दिया कि बात जो सोबिया ने बताई है वही दिल को लगती है। रऊफ ऐसा वैसा लड़का नहीं है। अंकल तो मुतमईन हो गए, लेकिन सजीला आराम से ना बैठी। उसने फिरोज़ा के सिखाने पर अपने भाइयों से भी कह दिया कि रऊफ बस में इससे छेड़खानी करता है। फिर किया था उसके भाई बिफर गए कि उनका जवान खून था। अब वो काबू में आने वाले कहाँ थे? डंडे लेकर घर से निकल पड़े। सामने ही उनको इसहाक नजर आ गया, इस पर टूट पड़े। ये झगड़ा हमारे घर के सामने हो रहा था। शोर सुनकर रऊफ बाहर निकला कि देखूं क्या हो रहा है। उन्होंने जो नहीं मेरे भैया को देखा। इसहाक को छोड़ दिया और वो रऊफ भैया पर पिल पड़े। उन्होंने मेरे भाई को जमीन पर गिरा दिया। वो कह रहे थे, बदमाश लड़कों के साथ मिलकर बस में हमारी बहन को छेड़ता है। वो 3 थे और रऊफ अकेला था। वो मुसल्ला थे और भाई निहत्था था। वो गुस्से में थे और भाई बेखबर था। उन्होंने इस दिन तो रऊफ पर क़यामत ही ढा दी। इस कदर लाठियां बरसाईं कि वो लहू लहान हो गया। आना फाना मजमा इकट्ठा हो गया।
भाई बेहोश था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने इसे इन दरिंदों के चुंगल से निकाला और अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद रऊफ को होश तो आ गया, लेकिन किसी अंदरूनी चोट की वजह से हवास जाते रहे थे। इस वाकया का ज़हनी सदमा ऐसा था जिसने हम सब घरवालों की सोचों को ही मफलूज करके रख दिया था। बाज़ औक़ात दोस्त बनकर भी लड़कियां कितनी जालिम बन जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि उनकी ज़रा सी गलती से किसी की जान चली जाएगी और कोई हंसता बसता ख़ानदान उजड़ जाएगा। वो दिन हमारे लिए सदमात से भरे हुए दुखी दिन थे। मेरा भाई बगैर किसी कसूर के सज़ा पा रहा था। वो बिस्तर मर पर था, सिर्फ आंखें खोल सकता था, सबके चेहरे तकता और फिर आंखें बंद कर लेता। वो बात नहीं कर सकता था। रऊफ को खुराक नलकी से देते थे, वो पानी पीना भूल चुका था। डॉक्टरों ने सर तोड़ कोशिश की कि पता चले चोट कहाँ आई है। इसके तो सारे बदन पर चोटें आई थी, लेकिन जो चोटें इसको सबसे ज्यादा मुहलिक लगे वो सर पर और कमर पर थी। इसके हवास काम नहीं करते थे, जुबान रखते गूंगा हो चुका था। अब रऊफ का शुमार जिंदों में था और ना मर्दों में। वालिद को महल्ले वालों ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। वो कहते कि कुछ ना होगा रिपोर्ट लिखवाने से, मैं हलाल की रोजी कमाता हूँ। पुलिस वालों के पेट दोज़ख जैसे हैं, कहाँ से रिश्वत भरूंगा। उल्टी आंतें गिले ना पड़ जाएं। मामू मगर ना माने, वो रपट लिखवाने थाने पहुंच गए। वालिदा ने उनको बहुत रोका कि अख्तर साहिब शरीफ आदमी हैं, हमारे बरसों के पड़ोसी हैं और एहतशाम के वालिद भी हमारे पुराने हमसाए हैं। ये बेचारे हमसे ज्यादा परेशान हैं। कुछ गलत किस्म के लड़कों की शरारत की वजह से अब बड़ों की पगड़ी उछल गई थी, वरना ये कब चाहते थे कि रऊफ के साथ कोई ऐसा सलूक करे। वो तो इसको औलाद की तरह चाहते थे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। उधर मेरा भाई दम दे रहा था, उधर पुलिस रिश्वत के चक्कर में चक्कर लगा रही थी और हम कुछ किराए दे रही थी। एक मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग जो हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने पुलिस वालों को भगाया। वालिद ने मामू से कहा कि हर गज में थाने के चक्कर में ना पड़ूंगा। बदमाश तो रिश्वत भर कर छूट जाता है, यहाँ बेचारा शरीफ आदमी ही धर लिया जाता है। जब मुद्दई ही इंसाफ लेने से गुरेज करे, दूसरे क्या करें। जो होना था हो गया। मेरा भाई चंद दिन मौत से नबर्द आजमारा कर अपने खालिक के पास चला गया और हम उसकी जवान मौत पर सीना को भी करते रह गए। जिसका जो भी कसूर था, इससे कत नज़र असल मुजरिम तो एहतशाम और फिरोज़ा थे। वही राय का पहाड़ बनाने वाले और हमारी खुशियों की हंसती बसती नगरी को आग दिखाने वाले थे। अगर फिरोज़ा सजीला को ना भड़कती और नादान सजीला उसके कहे में आकर ज़रा सी बातें का बतंगर न बनाती, तो आज मीरा बेरऊफ हमसे हमेशा के लिए जुदा ना होता। खुदा हिदायत दे ऐसे लोगों को जो दूर अंदेशी से काम नहीं लेते और सूखे भुस में तीली डालकर किसी का घर जलने का तमाशा देखते हैं।